हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। मैं हूं एसपी सिंह और आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गेस्टाल्टवाद। आपने अवश्य सुना होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या फिर कोहलर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपने सुना होगा, राइट। तो आज हम स्पेशली गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विषय में बहुत छोटे छोटे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सम्मिलित करते हुए ये लेक्चर आप सबके लिए तैयार कर रहा। आपको जहां कहीं भी कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं बेहतरीन तरीके से उसे और क्लियर करूं। फिलहाल आज सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए टारगेट करेगा ये, खास तौर से आपकी जितनी भी टीचिंग की एग्जाम्स हैं। आप सब समझिए, अगर हम इस सिद्धांत या इस मनोविज्ञान की बात करेंगे तो ये मनोविज्ञान बेसिकली व्यवहारवाद के विपरीत जानी जाती है। और व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद ये दोनों के दोनों सिद्धांत आप सब जानते हैं कि अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। खास तौर से लेक्चर और प्लस एक्सरसाइज के साथ ये तैयार किया गया। कुछ परेशानियां दूर हुई हैं अपलोडिंग की, इसलिए आज ये लेक्चर और एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस हैं। तो आप लास्ट तक, अंत तक वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसे अलग अलग नामों से भी पूछा गया है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को ही गेस्टाल्ट स्कूल के नाम से भी पूछा गया है, राइट। तो देखते हैं, गेस्टाल्ट शब्द को ही पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अक्सर देखते होंगे गेस्टाल्ट एक ऐसा शब्द है जो कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो, अगर अपने आप में क्लियर हो जाता है तो यहां से कह सकते हो बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, पहली चीज, राइट। आप सब जानते हैं कि मनोविज्ञान के विषय में बहुत अद्भुत और बहुत अतुलनीय कार्य जर्मनी के द्वारा किए गए। खासतौर से जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो जर्मनी एक ऐसा देश है जो मनोविज्ञान में बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाला देश माना जाता है, राइट। तो गेस्टाल्ट शब्द, जिसे आप गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, यह शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, राइट। अब गेस्टाल्ट का अगर अंग्रेजी मीनिंग पूछा जाता है, गेस्टाल्ट को अंग्रेजी भाषा के होल शब्द WHOLE होल शब्द का पर्यायवाची माना जाता है, राइट। और सिर्फ इसी आशय के आधार पर इसका अर्थ बनता है पूर्ण अथवा समग्र। अब समझिए आप, यानी कह सकते हो गेस्टाल्ट बराबर होल है और होल बराबर पूर्ण अथवा समग्र। अगर इसी को हम क्लियर करते हैं तो डियर स्टूडेंट, गेस्टाल्ट बराबर किसके है? अंग्रेजी वर्ड होल के। और ये बराबर किसका है? इसे आप समग्र कह सकते हो, राइट, या फिर पूर्ण कह सकते हो, समग्र अथवा पूर्ण। ये आपका बाय वर्ड क्लियर होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना जर्मनी के महान विद्वान, महान साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दिमर, यही आपका मैक्स वर्दाइमर कहलाता है, मैक्स वर्दिमर के द्वारा 9 में की गई। क्लियर हुआ? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना जर्मनी के महान विद्वान मैक्स वर्दिमर के द्वारा 1912 में की गई है। हालांकि 1913 1912 आप देखेंगे शायद पैरेलल समकक्ष हैं। 1913 वो ईयर है जब थॉर्नडाइक व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर प्रयत्न और भूल, या यूं कह सकते हो वॉटसन
व्यवहारवाद की पूरी किताब देते हैं। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12-13 में, या यूं कह सकते हो 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक, ये व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद के प्रयोगों के लिए ही जाना जाता है, राइट। हालांकि ये बात अलग है कि गेस्टाल्टवाद पर अधिकतर प्रयोग और गेस्टाल्टवाद को विश्व स्तरीय ख्याति दिलाने में कोहलर का बहुत बड़ा योगदान है। कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया है वो 14 से 18 के बीच में किया, 1914 से 18 के बीच में किया है, राइट। और सच पूछा जाए तो 1920 में जाकर गेस्टाल्टवाद को दुनिया में प्रसिद्धि मिल पाई है। लेकिन अगर पूछा जाता है इसकी नींव कब पड़ी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई है, तो फिर 1912 ईस्वी में किसके द्वारा हुई, जर्मनी के महान विद्वान साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दिमर के द्वारा हुई। ओके, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना में 3 अन्य मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आप देखेंगे 3 हैं और 3 में एक ऐसा होगा जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, गारंटी है इस बात की। 3 मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सबसे पहले किसका मानते हैं, वुल्फगैंग कोहलर का। ये सबसे अग्रणी भूमिका में माने गए हैं, राइट। अगर पूछता जाता है कि गेस्टाल्टवाद में अग्रणी भूमिका में कौन सा व्यक्ति है, तो फिर वुल्फगैंग कोहलर है, डियर स्टूडेंट। ओके, दूसरा कौन सा सहयोगी माना गया, कुर्ट कोफका माना गया। कर्ट कोफका, यही आपका कोफका के नाम से भी पूछा जाता है। और तीसरा है जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है आपका फ्रिट्ज पर्ल्स, राइट। ये 3 अन्य हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना में, राइट। अगर और कोई एडिशनल नाम बनता है तो डियर स्टूडेंट कर्ट लेवन का भी माना जा सकता है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं इन तीनों में और कर्ट लेवन का ऑप्शन मिलता है तो आप चुनेंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गेस्टाल्टवाद को अवयवीवाद, अब आप देखेंगे शायद ये पहली बार शब्द सुन रहे होंगे आप, अवयवीवाद। इसी को इंग्लिश में गेस्टाल्ट स्कूल कहा गया है, राइट। अवयववाद या फिर अवयवीवाद भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता गेस्टाल्टवाद का दूसरा नाम क्या है, तो फिर अवयववाद है। अब अवयववाद की स्थापना या गेस्टाल्टवाद की स्थापना जर्मनी के महान मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट एवं उनके शिष्य टिचनर की आणविक विचारधारा रेडिकल आइडियोलॉजी के विरोध में हुआ। रेडिकल आइडियोलॉजी के विरोध में किस वाद का प्रतिपादन हुआ, किस वाद की स्थापना हुई, तो डियर स्टूडेंट्स गेस्टाल्टवाद की हुई अथवा अवयवीवाद की हुई, राइट। अब देखेंगे ये जर्मनी के वही विद्वान हैं जिन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। विचारधारा में अगर बात करेंगे तो फिर देखेंगे शायद विलियम वुंट की जो विचारधारा थी वो मनोविज्ञान के अर्थ को क्लियर करने के लिए चेतना का विज्ञान, राइट। तीसरी विचारधारा है ये आपकी। पहली कौन सी थी, आत्मा का। दूसरी कौन सी थी, मन का। तीसरी कौन सी थी, मन में भी चेतना का विज्ञान। तो जो चेतना का विज्ञान था वो विचारधारा क्या कहलाती थी, आणविक विचारधारा कहलाती थी, रेडिकल आइडियोलॉजी कहलाती थी, जिसके विरोध में ही किस वाद का जन्म हुआ, किस वाद का उदय हुआ, गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अवयवीवाद का मनोविज्ञान अनुभव से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे आप। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। गेस्टाल्टवाद किससे संबंधित है, अनुभव से। गेस्टाल्टवाद ही आपका अवयववाद है, कोई डाउट तो नहीं, राइट। ये किस पर आधारित है, अनुभव से संबंधित है और यह हमें प्रत्यक्षीकरण परसेप्चुअल के नियम एवं मानव सीखने की समस्याओं में विशिष्ट रुचि के नियमों से अवगत कराता है, राइट। और यही आपका अवयवीवाद समग्रता पर बल देता है। समग्रता क्या हो गई, आपकी पूर्णता हो गई, राइट। क्लियर हुआ होगा आपका। और यही वजह है इस सिद्धांत के नाम समग्रवाद, समग्राकृति ऐसे नाम भी पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम्स में देखेंगे आप, टेट लेवल पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समग्राकृति का सिद्धांत किसने दिया, पूर्णाकार का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, अवयववाद से ही बने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गेस्टाल्टवाद का मुख्य बल,
व्यवहार में मुख्य फोकस कह सकते हो। व्यवहार में, मानव व्यवहार में संपूर्णता अथवा समग्रता के अध्ययन पर है कि व्यक्ति के व्यवहार में किसी कार्य को पूर्ण रूप से करने पर जो प्रतिक्रिया है उससे संबंधित आपका गेस्टाल्टवाद है। अब गेस्टाल्टवादी अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर बल देते हैं, यानी पोर्शन की बजाय, टुकड़े की बजाय पर कह सकते हो आप पूर्ण पर, राइट, पूरे पर, टुकड़ा नहीं, अंश पर नहीं, पोर्शन पर नहीं, कंप्लीट पर फोकस करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं अगले पेज पर, पूर्ण से अंश की ओर। अब देखेंगे आप, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवादियों की ही देन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है, तो डियर स्टूडेंट्स किसका नाम आएगा? गेस्टाल्टवादियों का ही नाम आएगा, राइट। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट का अर्थ आकृति, आकार अथवा प्रारूप से लगाते हैं, यानी किसी भी प्रतिक्रिया को करने से पहले व्यक्ति जिस पूरे घटनाक्रम, पूरी विषय वस्तु अथवा विषय को संपूर्ण रूप में जो देखता है वो क्या है आपका? वो आकृति है, वो आकार है, वो प्रारूप है, राइट। गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षण, परसेप्शन के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शोध किए हैं कि व्यक्ति किसी समस्या को कैसे देखता है, कैसे ऑब्जर्व करता है, इसी से संबंधित पूरा का पूरा शोध आधारित है गेस्टाल्टवादियों का, राइट। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाती है तो गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम पर भी कार्य किया है, स्मृति पर भी कार्य किया है, चिंतन के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है, राइट। अगर पूछा जाता है गेस्टाल्टवादियों के कार्यों का विषय क्या है, क्षेत्र क्या है, तो फिर आप समझिए, सबसे पहला तो प्रत्यक्षण है, परसेप्शन, इसके बाद अधिगम है, लर्निंग, इसके बाद स्मृति है, मेमोरी, इसके बाद चिंतन है, थिंकिंग, राइट। इन चीजों पर, इन टॉपिक या इन विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान किसका है? महत्वपूर्ण योगदान गेस्टाल्टवादियों का है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि मन स्वयं को संगठित प्रवृत्तियों के साथ वैश्विक रूप बनाता है। वैश्विक का मतलब ब्रॉड, यू कह सकते हो बड़ा रूप, राइट। मन क्या कर रहा है? स्वयं को संगठित प्रवृत्तियों के साथ एक विशाल रूप में कन्वर्ट कर लेता है, अर्थात जब मानव मस्तिष्क एक अवधारणा बनाता है, अवधारणा कॉन्सेप्ट बनाता है, तो पूरी तरह से भागों की, भाग माने हिस्से, पोर्शंस, भागों की स्वतंत्रता की वास्तविकता होती है। तभी जाकर एक व्यक्ति छोटे छोटे हिस्सों को स्वतंत्र रूप में पहचान पाता है, राइट। क्लियर हुआ? ये किस पर आधारित है? ये मन के स्वयं संगठन या संगठित प्रवृत्तियों पर आधारित है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोफ्का, अभी आपने एक नाम पढ़ा, कोर्ट कोफ्का। तो कोफ्का का मानना है कि संपूर्ण अपने हिस्सों की तुलना में, संपूर्ण अपने हिस्सों की तुलना में, किया नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए, की तुलना में कुछ और है। संपूर्ण अपने हिस्सों की तुलना में कुछ और है का गलत रूप से अनुवाद किया जाता है, जबकि ये क्या है? संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से अधिक है। डियर स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स हैं जिनको आप आइडेंटिटी करने की कोशिश करो। एक तो कहा जा रहा और, राइट, और का मतलब कोई दूसरा, राइट, और, जबकि लास्ट वाली लाइन में कहा जा रहा है संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि वही है बट है अधिक। यहां देखेंगे और का मतलब क्या हुआ? अदर, राइट। अदर की बात नहीं कही जा रही, किसकी बात कही जा रही है? मोर की बात कही जा रही है। इसका मतलब कर्ट कोफ्का का मानना है कि संपूर्ण अपने हिस्सों की तुलना में कुछ और है। ये बात गलत रूप से बताई गई है, जबकि होना क्या चाहिए? जबकि होना चाहिए कि संपूर्ण का आशय अपने हिस्सों के योग, टोटल, संपूर्ण, संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से
अधिक माना जाता है। ये बात सच होगी, शायद आप समझ पाए होंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। उत्तेजना और प्रतिक्रिया, आपने अक्सर सिद्धांत पढ़ा है। उत्तेजना स्टिमुलस है आपका, राइट, स्टिमुलस, और प्रतिक्रिया क्या है आपकी? रिस्पॉन्स है, आप अक्सर पढ़ते होंगे। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करी जा रही है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विपरीत, मैं पहले ही बता चुका था आपको स्टार्टिंग में कि गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत व्यवहारवादियों के ठीक विपरीत माना जाता है। राइट, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विपरीत गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञानात्मक, पढ़ चुके हो आप कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संगठन को समझने की मांग की है। राइट, और विरोध किसका किया है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विरोध किया है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का विरोध किया, ऐसे कह सकते हो। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किया, पावलोव के सिद्धांत का विरोध किया है। राइट, और किस पर बल देने की बात की है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संगठन को समझने की और उस पर बल देने की बात की है। राइट, नेक्स्ट पेज पर सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में देखेंगे आप। इसी सिद्धांत में, गेस्टाल्टवादी की वादियों के सिद्धांत में, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में किसी समस्या को, समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में समझने पर बल दिया गया है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर, राइट, होल टू पोर्शन, और स्थूल से सूक्ष्म पर आधारित है। राइट, क्लियर हुआ? स्थूल से सूक्ष्म, मैक्रो टू माइक्रो कह सकते हो आप इसे कंप्लीट टू होल टू कंप्लीट ऐसा कह सकते हो आप। पूर्ण से अंश, पोर्शन, होल टू पोर्शन। अविश्वाद पर आधारित प्रमुख सिद्धांत, जो मेन सिद्धांत है वो कौन सा है? वो सूझ का सिद्धांत माना जाता है। डियर स्टूडेंट, कहते हो जैसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, वो बहुत सारे नाम भी हैं, लेकिन सच पूछा जाए मेन सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सूझ। और सूझ को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इंग्लिश में से बोलते हैं इनसाइट। राइट, इनसाइट थ्योरी के नाम से इसे पहचान मिली हुई है। राइट, तो इस बात पर आधारित प्रमुख सिद्धांत सूझ का सिद्धांत माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से, यानी मुख्य भूमिका में कहिए, प्रमुख योगदान किसका है? कोहलर का है। कोहलर के द्वारा किया गया है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी वन मानुस पर किया। यहां भूल कर भी बंदर मत लगाइएगा, चिंपैंजी लगाया गया, वन मानुस लगाया गया। राइट, सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कोफ्का एवं वर्दीमर माने जाते हैं। यानी कह सकते हो सूझ के सिद्धांत पर मुख्य योगदान किसका है? कोहलर का है। और एडिशनल कार्य करने वाले लोग कौन से हैं? कोफ्का और कोफ्का और वर्दीमर। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति ना तो प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखता है और ना ही अनुकूलित अनुक्रिया, बल्कि सूझ के द्वारा सीखता है। ये किसका मानना है? ये गेस्टाल्टवादियों का ही मानना है। वो कह रहे हैं ना तो प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखा जाता है और ना ही अनुकूलित अनुक्रिया। इसका मतलब देख सकते हो प्रयत्न और भूल किसका सिद्धांत था? ये था थॉर्नडाइक का। राइट, है ना। और अगर अनुकूलित अनुक्रिया की बात की जाती है डियर स्टूडेंट, तो ये किसका था? ये पावलोव का था। तो इन दोनों सिद्धांतों का क्या किया है? विरोध किया है। और क्या कहा है? इनसे न सीखकर व्यक्ति सीखता किससे? सूझ के द्वारा। सूझ क्या है? इंसाइट है, जो अपने आप आती है, अचानक आती है। सूझ के द्वारा सीखता है और सूझ अचानक उत्पन्न होती है। राइट, ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है कि सूझ कैसे उत्पन्न होती है। सूझ यकायक अचानक उत्पन्न होती है, सडन। राइट, और इस वजह से सच पूछा जाए यह सिद्धांत ओहो के नाम से भी जाना जाता है। ओहो। और मेमोरी, खास तौर से पढ़ चुके हो आप मेमोरी के क्षेत्र में भी। किसी वस्तु को याद करने के लिए, किसी फार्मूले को याद करने के लिए आप कई सारे प्रयास करते होंगे तो शायद याद नहीं होता, और अचानक क्लिक होता, अरे ये तो ये है। तो इसका मतलब सूझ कैसे आती है?
सूझ अचानक उत्पन्न होती है। ये इस सिद्धांत का की पॉइंट है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिद्धांत के अन्य नाम या फिर पूरे नाम कह सकते हो आप। सबसे पहले तो इसे बोला जाता है सूझ का सिद्धांत, राइट, सूझ, इनसाइट। इसी को हिंदी में दूसरे नाम से अंतर्दृष्टि। अब ये दोनों नाम आपके इनसाइट ही होंगे, राइट, यही आपका लिखा गया लास्ट में, इनसाइट थ्योरी, राइट। समष्टि का सिद्धांत, समष्टि, समग्रता, देखेंगे पर्यायवाची शब्द है, समष्टि, समग्रता, पूर्णता, पूर्णाकार, तीनों। अथवा समग्रवाद का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवाद। तो इसको याद रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक शब्द याद रखिए ना आप, गेस्टाल्ट को याद रखिएगा। गेस्टाल्ट का मतलब क्या है? अगर यहां गेस्टाल्ट का मतलब लिखेंगे आप गेस्टाल्ट, तो पहले ही बता चुका हूं इन इंग्लिश इसे होल कहेंगे, राइट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संपूर्ण अथवा समग्र। अब देख सकते हो आप, समष्टि, समग्र, पूर्ण, ये तीन नाम तो एक जैसे हो ही गए आपके, राइट। चौथा गेस्टाल्ट है। तो अगर एक कीवर्ड बना लेंगे आप गेस्टाल्ट, तो बहुत आसानी से ये चीजें आपको याद रह सकती हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सूझ द्वारा सीखने में हम संपूर्ण परिस्थिति को एक साथ देखते हैं। पूरी परिस्थिति, पूरी घटना, पूरी समस्या को कैसे देखा जाता? कंप्लीट रूप में देखा जाता है। उसे एक इकाई के रूप में समझते हैं। सीखने की स्थिति में सूझ का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्थिति को संपूर्ण रूप में समझने के योग्य है। समझिए आप, यानी सीखने की स्थिति में सूझ का आशय, सूझ का तात्पर्य, सूझ का सेंस इस बात से लगाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थिति को संपूर्ण रूप में समझने के लायक है। ये बात सही है। आप नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल। जब कभी आप किसी छोटे बच्चे की कोई समस्या का समाधान करने के लिए बैठते हैं तो उससे यही कहते हैं कि पूरी बात बताओ, बात क्या है। जब पूरी बात आप सुन लेते हो तो क्या करते हो? तो उसका समाधान करते हो। किसी भी घटना को अधूरा, आधा अधूरा जानकर उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सूझ इस सेंस में यूज किया गया है। सूझ वहीं पर कार्य करती है जहां समस्या का प्रत्यक्षीकरण होता है, परसेप्शन हो जाता है। अगर हम समस्या को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? तभी सूझ भी उत्पन्न होती है। अगर हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं तो सूझ उत्पन्न नहीं होती है। कई सारे एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। आई होप जेम्स वाट को ले लो आप, स्टीम इंजन को बनाने का तरीका। ही नोज, वो जानता था कि जो उसका भगोना था या केटली थी जिसमें भाप से ढक्कन हिल रहा था, आपको पता है, वो पूरी तरीके से जब उसको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद ही उस घटना को जब देखता है तो जानता है ये तो पावर किस में है? ये स्टीम में है। और स्टीम में इतनी पावर है, इसका मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, इसे कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, तो बना दिया स्टीम इंजन। या फिर आप न्यूटन को ले सकते हो, सेव का पेड़ से गिरना। हाँ, गेस्टाल्टवादियों के नाम से ये सवाल भी पूछा जाता है। न्यूटन ने सेव को पेड़ से गिरते हुए नीचे देखा, हुई अचानक सूझ पैदा हुई और ग्रेविटेशनल फोर्स को खोज निकाला उन्होंने, राइट। तो प्रत्यक्षीकरण अगर आपका अच्छा है तो आप सूझ से किसी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाया आपने तो कहीं ना कहीं आपसे भूल होगी, कहीं ना कहीं कोई चूक होगी और समस्या का समाधान आप सही ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीखने वाला जब निष्पक्ष भाव से, देखेंगे आप, बिना किसी मिलावट, प्योरली विश्लेषण करता है तो इसे ही सूझ कहते हैं। और सूझ द्वारा सीखना विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया का आधार माना जाता है। विद्यालय में सीखने का आधार भी किसे माना गया? सूझ द्वारा सीखने को माना गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बच्चा विद्यालय में सूझ के द्वारा ही सीखता है। बल्कि विद्यालय ही क्यों कहा जाए, लगभग सभी सीखने, सभी प्रकार के सीखने में सूझ की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। बिना सूझ के नहीं सीखा जा सकता है, राइट। सूझ को निरीक्षण ऑब्जर्वेशन की अंतिम क्रिया माना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप जितने इंपॉर्टेंट समझते हो ये सारे के सारे स्टैंड टाइप के क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सूझ अवधान आप पढ़ चुके हैं, अटेंशन अथवा ध्यान, राइट, के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति है। ये भी क्वेश्चन है। अवधान के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति क्या होती है? सूझ होती है।
सवाल को समझिए। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हो, निरीक्षण की अंतिम क्रिया किसे माना जाता है? सूझ को माना जाता है। सवाल अगर आप पकड़ पाओगे तो। अब इसमें होता क्या है, जिस पर संपूर्ण सफलता निर्भर होती है, यानी सूझ अवधान के, ध्यान के, अटेंशन के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति है, और वो करता क्या है, उस संपूर्ण सफलता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी सफलता पूरी तरीके से अवधान के केंद्रीकरण पर ही निर्भर करती है। सूझ द्वारा सीखने में दो साथ साथ परिवर्तनशील कार्य सम्मिलित होते हैं। दो कार्य एक साथ परिवर्तनीय हैं, वो शामिल किए जाते हैं। पहला कौन सा है आपका? पहला है सामान्यीकरण, और दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट? दूसरा है विभेदीकरण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सूझ द्वारा सीखने में कितने कार्य साथ साथ? तो दो हैं। कौन कौन से? दो हैं, सामान्यीकरण और विभेदीकरण। ओके, अब देखते हैं इन दोनों में। अगर सामान्यीकरण की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है आपका जनरलाइजेशन। आप अक्सर देखते होंगे। इसमें क्या होता है या इसका संबंध किससे होता? बहुत से अनुभव होते हैं, बहुत से अनुभवों के महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, उनकी समानताएं होती हैं, अथवा सामान्य रूप से तत्वों को इनसे निकाला जाता है। और ये सब प्रोसेस किस में होता? ये जनरलाइजेशन में होता। कोई घटना है, कोई समस्या है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, महत्वपूर्ण संबंध अथवा समानताएं सामान्य रूप से तत्वों को निकाल कर समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी घटना कौन सी थी? दूसरा कार्य कौन सा था? दूसरा था आपका विभेदीकरण। इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अंतर कर देना। लेकिन देखेंगे इसमें क्या होता, इसमें पुराने अनुभवों में से अंतर करके हम चुनाव कर लेते हैं कि नया कौन सा है। इस आधार पर ये दो कार्य हैं, एक सामान्यीकरण है और एक दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका विभेदीकरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। सूझ द्वारा सीखने की क्रिया को प्रोत्साहित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? इनसाइट लर्निंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं? तो पहला है आपका पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला तत्व है, समस्या का पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन। दूसरा कौन सा है? सीखने में गतिशीलता, यानी आज जब हम किसी समस्या का प्रत्यक्षीकरण करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज क्या है? ये मोमेंट है, और वो कैसा है? आगे बढ़ने वाला, तो इसलिए गतिशीलता भी है। तीसरा कौन सा है? ज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक तत्परता। जब सीख रहे हो आप तो ज्ञान के लिए सीख रहे हो, इमोशनली सीख रहे हो, इसका मतलब ये तीसरा है आपका। और फोर्थ कौन सा है? सफलता प्राप्ति के लिए पर्याप्त सहायता। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि किसी बड़े व्यक्ति द्वारा या फिर टीचर के द्वारा ये चीज तय की जानी चाहिए कि बच्चों को सफलता दिलाने के लिए उनकी अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? ऑप्शन या पहला पॉइंट कह रहा है आपका, पहली चीज है बुद्धि, कल्पना, जिज्ञासा, तर्क शक्ति। ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हालांकि बुद्धि में बुद्धि बढ़ती नहीं है, लेकिन अनुभव तो होता है ना, एक्सपीरियंस तो होता है। तो बुद्धि, कल्पना, जिज्ञासा, तर्क शक्ति आदि गुणों के विकास में सहायक माना जाता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर दूसरी बात कह दी जाए तो इन 4 पॉइंट से ही आप समझ सकते हो रचनात्मक अथवा सृजनात्मक, यही आपके हैं सृजनात्मक कार्यों के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सिद्धांत बुद्धि, कल्पना, जिज्ञासा एवं तर्क शक्ति आदि गुणों के विकास में सहायक है, और दूसरा रचनात्मक अथवा सृजनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है ये सिद्धांत। क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं इस लेक्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लेक्चर में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो या फिर उसे रिप्ले करके देख सकते हो। चलिए देखते हैं लेक्चर से संबंधित पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, लर्निंग की थ्योरी नहीं दी है? ऑप्शन ए कह रहा है स्किनर, ऑप्शन बी कह रहा कोहलर, ऑप्शन सी कह रहा थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कह रहा ब्लूम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है, आपने सीखा है, तो आप चुन लेंगे, बहुत कम समय लगेगा। बीएस ब्लूम। स्किनर ने दिया है सक्रिय अनुकूलन, कोहलर ने दिया है, पढ़ ही रहे हो आप सूझ का सिद्धांत,
थॉर्नडाइक का है ही उद्दीपक अनुक्रिया, ब्लूम का नहीं। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। टेक्सोनॉमी के लिए जाने जाते हैं वीएस ब्लूम, लेकिन अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है इन्होंने। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक बंदर को बंदर की भांति देखना उदाहरण है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप यहां तो इसका आंसर कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग टू लेक्चर समझते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में या फिर कहीं ब्रेकिंग में ये सवाल आएगा बीच में, कई सवालों के बीच में, तो आपको डिफिकल्टी होगी। एक बंदर को बंदर की भांति देखना यानी पूर्ण रूप से देखना, समझ पाएंगे। उदाहरण है, ए ऑप्शन कह रहा व्यवहारवाद का, बिल्कुल नहीं है। अवयवीवाद, आई डोंट नो, आप बताएंगे मुझे। सी कह रहा संरचनावाद, डी कह रहा कृत्यवाद। तो देखेंगे आप, बिल्कुल सही है, अवयववाद है, गेस्टाल्टवाद। अवयव को ही क्या कहा गया, गेस्टाल्ट कहा गया है, राइट। और गेस्टाल्टवादी पूर्ण से अंश की ओर पूरी समस्या का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे इस सवाल को, बिल्कुल नए तरीके का सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसका मानना है कि पूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है? अभी आपने पढ़ा था, पूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है, अधिक होता है। ए ऑप्शन कह रहा मनोविश्लेषणवाद, बी कह रहा ज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सी कह रहा संरचनावाद, डी कह रहा गेस्टाल्टवाद। तो डियर स्टूडेंट, डी विल बी राइट, गेस्टाल्टवाद। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, समग्राकृति सिद्धांत आलोचना करता है। समग्राकृति पढ़ चुके हैं आप, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत आलोचना करता है। ए संबद्ध क्रिया सिद्धांत की, बी क्षेत्रीय सिद्धांत की, सी संबंध, देखेंगे संबद्ध पूछा गया, संबंधवाद के सिद्धांत, तो संबंधवाद पूछा जा रहा, संबद्ध क्रिया पूछा जा रहा। डी कह रहा ए तथा सी दोनों। तो डियर स्टूडेंट, समग्राकृति सिद्धांत इसकी भी आलोचना कर रहा और इसकी भी आलोचना कर रहा, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ए और सी दोनों हो जाना चाहिए, इसकी आलोचना नहीं करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, समग्राकृति सिद्धांत सर्वप्रथम डैश संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षीकरण से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी संबद्धता से, ऑप्शन डी उत्तेजना से। आप गैस करेंगे और सही टिक करने की कोशिश करूंगा। समग्राकृति सिद्धांत सर्वप्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, परसेप्शन से संबंधित है। जितना अच्छा प्रत्यक्षीकरण होगा, समस्या का समाधान भी उतना ही अच्छा होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है इससे अध्यापक को अध्येताओं, अध्येता क्या है, लर्नर है डियर स्टूडेंट्स, राइट, अधिगमार्थी, विद्यार्थी। इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है, आवश्यकताओं को जानने में। बी कह रहा है इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। सी कह रहा इससे अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। डी कह रहा इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बी विल बी राइट, इससे अध्यापक को अध्येताओं, लर्नर की अभिवृत्तियों और अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसे माना जाता है, सॉरी आधारशिला किसने रखी है, ये सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा फ्रांज ब्रेंतानो, बी कह रहा मैक्स वर्दीमर, सी कह रहा एडगर रूविन, डी कह रहा कर्ट लेवन। तो नो डाउट बी विल बी राइट, मैक्स वर्दीमर, 1912 आप पढ़कर आए हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी संबंधवाद, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद।
तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या तो एक ही करता है, गेस्टाल्टवाद। डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, ऑप्शन बी विकास के सिद्धांत से, सी अधिगम के सिद्धांत से, डी व्यक्तित्व के सिद्धांत से। तो कोहलर, डियर स्टूडेंट्स, वुल्फगैंग कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। और अधिगम के सिद्धांतों में भी कौन सा सिद्धांत है? इनका सिद्धांत सूझ का सिद्धांत है। चलिए, सूझ अथवा अंतर्दर्शी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? फील्ड थ्योरी की बात चल रही है। निम्न में से किस वर्ग, किस कैटेगरी में शामिल किया जाता है फील्ड थ्योरी को? ऑप्शन ए व्यवहारविदों का, ऑप्शन बी संरचनाविदों का, ऑप्शन सी मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादियों का। तो डियर स्टूडेंट, डी विल बी राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का है? गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत को भी क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, फील्ड थ्योरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको लेक्चर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो डियर स्टूडेंट्स लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।